मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोगों का इस सत्र में। और आज हम 12th के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, संधारित्रों का समांतर संयोजन और समतुल्य धारिता। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास तीन कैपेसिटर है जिनकी कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है, जो समांतर क्रम में सजाया गया है या समांतर क्रम में एडजस्ट किया गया है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और जो हमारा सेल है, ये सेल टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप कर रही है, मतलब अपने टर्मिनल के बीच V विभवांतर प्रेरित कर रही या V विभवांतर जनरेट कर रही है। तो हम अब निकालना चाहते हैं इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये तीन कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है, तो इनका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो मान लेते हैं सेल हमारा वही है, और इन तीनों कैपेसिटर को हटा करके हम एक कैपेसिटर लगा रहे हैं जिसकी कैपेसिटेंस C है। ठीक है, तो ये तीनों मिलके जो इफेक्ट पैदा करे, यदि ये सिंगल वही इफेक्ट करे तो इसलिए इसको हम उसका इक्विवेलेंट बोलते हैं, और इसका कैपेसिटेंस जो होगा वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि जैसा हम पहले दिन से ही पढ़ रहे हैं कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C बराबर किस प्लेट, जो हमारा प्लेट होता है, चाहे आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर ले या फिर स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर ले या फिर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात कर ले, जो भी हम कैपेसिटर पढ़े हैं उस सारे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस निकालने के क्रम में आपको हम बताए थे कि कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है उनके चार्ज पर, उनके प्लेटों पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड था वो तो सेम था पर नेचर अपोजिट था। चाहे वो आप किसी भी कैपेसिटर की बात करें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल। तो जब हम कैपेसिटेंस की बात करते थे तो C बराबर होता था किसी एक प्लेट पर मौजूद चार्ज का अमाउंट या मैग्नीट्यूड बाय प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V। ये हमारा फॉर्मूला था कैपेसिटेंस निकालने का। अब यहां आप देखेंगे कि जैसा कि ये तीनों कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है पैरेलल में है, ये जो सेल है अपने टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप कर रहे हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये टर्मिनल्स के बीच जब पोटेंशियल डिफरेंस V है और यहां से कंडक्टिंग तार से ये तीनों कैपेसिटर ऐड किया हुआ है, ज्वाइंट किया हुआ है, तो आप जानते हैं कि कंडक्टिंग वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो 0 होती है। तो जब कंडक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस को 0 मान के काम करेंगे तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट A और B के बीच यदि पोटेंशियल डिफरेंस B है तो इसका मतलब यहां भी तो वही कंडक्टिंग वायर आई है, ये भी कंडक्टिंग वायर है, ये भी कंडक्टिंग वायर है। तो यदि A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस B है, क्योंकि हमने सेल लगाया है जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहे हैं टर्मिनल्स के बीच B, तो यकीनन इन तीनों कैपेसिटर के जो प्लेट हैं उनके बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, क्योंकि यदि यहां और इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो यहां से फिर कंडक्टिंग वायर से ही ये कैपेसिटर जुटा हुआ है, ये भी कंडक्टिंग वायर से, ये भी कंडक्टिंग वायर से, और कंडक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस 0 होती है। तो यकीनन यहां तक आने के बावजूद भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगी, इन दोनों पॉइंट के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगी, और इन दोनों पॉइंट के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगी। ठीक ना? और यकीनन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता ही तब है जब पैरेलल में जितने भी कैपेसिटर लगे होते हैं उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। तो यकीनन इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, और इन दोनों पॉइंट के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। या कहे तो इन तीनों कैपेसिटर जो है इनके प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही होगा। और आप जैसा कि 10th क्लास में भी रजिस्टर के कॉम्बिनेशन में
जब आप लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे तो उसमें भी आपको यही बताया जाता था कि जो रेजिस्टर्स हैं उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस कैपेसिटर के प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसके बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसके बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो यदि आप चार्ज की बात करें साधारण तरीके से आप देखें तो आप जानते हैं C बराबर होता है Q बाय V। यहां से इस फार्मूले से देखो तो आपको आएगा Q बराबर C इंटू V। आप देख रहे हैं कि तीनों कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस तो भी है, सेम है, लेकिन क्या तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम है? नहीं, सेम नहीं है। एक यदि हम इसकी बात करें तो इसका कैपेसिटेंस C1 है, दूसरा कैपेसिटर जो है उनका कैपेसिटेंस C2 है, तीसरा जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस C3 है। तो उस हिसाब से जब कैपेसिटेंस अलग अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस हालांकि प्लेटों के बीच सेम है भी है, लेकिन चूंकि कैपेसिटेंस अलग अलग है इसलिए इन सारे कैपेसिटर्स पर चार्ज भी अलग अलग होगा। ये आपको मानना पड़ेगा क्योंकि चार्ज Q बराबर होता है C इंटू V तो सेम है, सारे कैपेसिटर के प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस तो भी है, पर जो हमारा कैपेसिटर है उनका कैपेसिटेंस अलग अलग है। कैपेसिटेंस अलग है इसका मतलब चार्ज अलग अलग होगा। मान लेते हैं कि ये जो हमारा सेल है ये यहां से Q चार्ज सप्लाई किया। Q चार्ज सप्लाई करने का मतलब आप जानते हैं कि करंट फ्लो होती है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल, और आप जानते हैं कि करंट के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है निगेटिव चार्ज का फ्लो। निगेटिव चार्ज का फ्लो दैट मींस इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ होगा, तो हर एक प्लेट से इस प्लेट से इस प्लेट से इस प्लेट से यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला होगा जिस कारण से यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुई होगी, और फिर वही इलेक्ट्रॉन आके इस प्लेट पर एक्यूमुलेट हुआ होगा और लगातार इस तरह का फ्लो चलता रहता है थोड़ा देर के लिए ही सही। तो इस पर सेम अमाउंट में निगेटिव चार्ज होगा, बट आप देख रहे हैं कि यहां चूंकि कैपेसिटेंस अलग अलग है तो प्लेटों पर चार्ज अलग अलग होगा पोटेंशियल डिफरेंस समान होने के बावजूद। तो मान लेते हैं कि चूंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, चूंकि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेगी तो यकीनन इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी, और लेकिन चार्ज अलग अलग डेवलप होगी। तो मान लेते हैं वो जो चार्ज Q सप्लाई किया प्लस Q यहां से वो तीन हिस्से में बटेगी क्योंकि अलग अलग चार्ज होगा। मान लेते हैं इस प्लेट पर चार्ज है प्लस Q1, तो यकीनन ये जो प्लेट है, और वैसे भी आप शुरू से ही जब कैपेसिटेंस पढ़ते हैं तो उसमें आपको दिखता है कि दोनों जो कैपेसिटर होता है उनके प्लेट पर चार्ज का अमाउंट तो सेम होता है बट नेचर अपोजिट होता है। तो यदि इस पर प्लस Q1 है तो इस पर यकीनन माइनस Q1 हुआ होगा। उसी तरह से इस पर प्लस Q2, मान लेते हैं इस पर प्लस Q2 हुआ होगा तो यकीनन इस पर माइनस Q3 हुआ होगा, और इस वाले प्लेट पर चार्ज यदि प्लस Q3 हुआ होगा तो इस वाले प्लेट पर माइनस Q3 हुआ होगा। आपको मैं फिर से बता दूं कि चार्ज अलग अलग क्यों है प्लेटों पर। ये तो पता है कि जो प्लेट होगा उस पर चार्ज का अमाउंट सेम होगा और नेचर अपोजिट होगा, लेकिन इन तीनों कैपेसिटर के प्लेट पर अलग अलग चार्ज होगा। ऐसा क्यों? तो हम पहले ही बताएं कि कैपेसिटेंस का जो हम फॉर्मूला पढ़े थे वो था Q बाय V, तो Q था C इंटू V, और अलग अलग V तो सेम है लेकिन चूंकि हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अलग अलग है, इसकी C1 है, इसकी C2 है और इसकी C3 है, तो चार्ज अलग अलग होगा। और ये टोटल चार्ज जो यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ होगा, ये सारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होकर एक चार्ज बना होगा, मान लेते हैं वो ये चार्ज Q था, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहां, और यहां भी जो हमारा सेल है जो इन तीनों को हटाकर एक कैपेसिटर लगाएं उसका कैपेसिटेंस C है। तो यदि यहां सेल Q चार्ज सप्लाई कर रहा था प्लस Q, जो कि फिर तीन अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुई Q1, Q2, Q3, ये जो प्लस Q दे रहा था ये पूरे सिस्टम को दे रहा था, फिर सिस्टम अलग अलग चार्ज को डिवाइड कर दी। यहां मान लेते हैं वही चीज, यही यदि सेल है तो ये Q चार्ज उसको दिया होगा, सप्लाई किया होगा। तो यहां एयर आप जानते हैं C बराबर होता है Q बाय V, तो यहां से हमारा Q क्या आ जाएगा CV,
ठीक है। अब यहां जो Q चार्ज Q1, Q2 और Q3 में बटा हुआ है, तो हम यहां पहले Q1, Q2 और Q3 निकालते हैं यार। Q1, तो आप हमारा जो फॉर्मूला था C बराबर Q बाई V, तो यहां से हम देखते हैं Q बराबर होता है C इंटू V। हमें निकालना है Q1, तो Q1 जैसे निकालिएगा आप तो C इंटू V, लेकिन यहां कैपेसिटेंस कितना है C1 और प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V, तो C1 इंटू V। Q2 बराबर कितना होगा, कैपेसिटेंस C2, प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V, C2V। एंड Q3 कितना होगा, Q3 तो इसका कैपेसिटेंस कितना C3 और प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, तो C3 इंटू V। अब आप जानते हैं कि ये जो पूरा सेल था, इस पूरे सिस्टम तीनों कैपेसिटर को कंबाइनली Q चार्ज सप्लाई किया था प्लस Q, तो ये जो Q है वही टूटा है Q1, Q2 और Q3 में, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। नाउ Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, या अब आप Q की वैल्यू रख सकते हैं। Q की वैल्यू है CV, Q1 C1 इंटू V प्लस Q2 C2 इंटू V प्लस Q3 C3 इंटू V, या CV बराबर, आप इसमें से V कॉमन ले लें तो यहां होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। आप इस V से इस V को काट सकते हैं, तो यहां हमारा फॉर्मूला आया C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, यही हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया। और आप देख रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जब कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो जो होता है वो उसमें, उस केस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अलग अलग कैपेसिटेंस के डायरेक्ट सम के बराबर होता है। यहां तो 3 कैपेसिटर लगा हुआ था, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला आया C1 प्लस C2 प्लस C3। 3 हो, 3 से ज्यादा हो या n कैपेसिटर्स लगे हो जिनकी कैपेसिटेंस C1, C2, C3 डॉट 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 Cn हो, उस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C बराबर आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn। मतलब पैरेलल में आपको कुछ खास नहीं करना है। यदि ढेर सारे कैपेसिटर पैरेलल में ऐड हुए हो और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो, तो जो सारे कैपेसिटर हैं उन सारे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को आप डायरेक्ट ऐड करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, जैसा कि हमारा रिजल्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और इससे पिछले लेक्चर में हम देखे थे सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इससे पिछला लेक्चर का जो रिजल्ट था और आज का जो रिजल्ट था वो दोनों एक जगह लिखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की क्या फॉर्मूला थी और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और इसके बाद हम लोग इस पर सवाल सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो रिजल्ट था सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, यहां ये तीनों कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है, सीरीज में है, और इन तीनों को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगाएंगे, और ये तीनों कैपेसिटर मिलकर जो काम कर रहा है वो सिंगल कैपेसिटर वही काम करे, तो हम उस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को इन तीनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की तुलना में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो यहां जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था वो था 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आप इसको बोले तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल सारे कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन तो बहुत आसान था। यहां पर हमारा जो कैपेसिटर है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है,
और मान लेते हैं इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी C2 और इसकी C3। तो यहां जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था C बराबर, वो था C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सारे कैपेसिटेंस के सम के बराबर होती है, ठीक है। और जब अपना लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो यहां जो जिस तरह से फार्मूला हमारा सीरीज में आया है कैपेसिटर के लिए, उस तरह का फार्मूला वहां पैरेलल में आएगा, और यहां जिस तरह से पैरेलल में आएगा वैसा फार्मूला रेजिस्टर्स के लिए सीरीज में आता है, मतलब एक दूसरे का अपोजिट चलता है। यहां जिस तरह से हम सीरीज में कर रहे हैं वहां पैरेलल के लिए करेंगे, यहां जैसा पैरेलल के लिए कर रहे हैं वहां वैसा सीरीज के लिए करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का जो लेक्चर था वो आपको अच्छा लगा हो, और यदि ये अच्छा लगा हो तो यकीनन आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और हम लगातार इसी तरह की फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं, तो इन वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जो यूट्यूब पर श्री कृष्णा क्लासेज मधेपुरा के नाम से मौजूद है उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद दर्शक।